हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी साइंस की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हम बायोलॉजी खत्म कर चुके हैं और फिजिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अगर मैं हमारे प्रीवियस सेशंस की बात करूं तो उसमें हमारा एक सेशन था वर्क एनर्जी पावर, जिसमें हमने समझा था ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अब आपके सामने जो स्लाइड है उसमें ऊर्जा के कई सारे रूप जो है दिए गए हैं, जिनमें से मैकेनिकल एनर्जी को हम खत्म कर चुके हैं और उसके अलावा जो हमारे आने वाले सेशंस हैं उनमें हम इलेक्ट्रिकल, साउंड और लाइट एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल एनर्जी को हम केमिस्ट्री में फिनिश करेंगे। अब जो हमारा आज का सेशन है दोस्तों, वो है हीट एनर्जी पर, यानी कि ऊष्मा पर। अब आप कहेंगे ये ऊष्मा क्या होती है, पर इसको समझाने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सुरक्षा वगैरह, पर असल में ऐसा नहीं है। असल में हमारे शरीर में क्या होती है? एक ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, जो कि खाना खाने से उत्पन्न होती है। अब अन्यत्र कारणों से जो आपके सामने स्लाइड में दिए हैं, ये ऊर्जा जो है हमारे शरीर से उत्सर्जित होती रहती है, निकलती रहती है। इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम कई सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के मात्रक, तापमान, ताप के पैमाने, जल का असामान्य प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा और ऊष्मा का संचरण वगैरह। सबसे पहले ऊष्मा, हीट, आखिर ये होता क्या है? तो आपके सामने एक डायग्राम है यहाँ पर, देखिए। अब मान लीजिए ये एक वस्तु है जिसका तापमान कितना है? 50 डिग्री। और ये एक दूसरी वस्तु है जिसका तापमान कितना है? 10 डिग्री। और ये दोनों आपस में क्या है? या तो रखी हुई है या जुड़ी हुई है। अब मुझे बताइए ऐसे में क्या होगा? निश्चित तौर पे जो गर्म वस्तु है उससे क्या होगा? ऊर्जा निकलेगी और ये ऊर्जा जो है स्थानांतरित होके जो ठंडी वस्तु है उसमें जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये क्यों हो रही है? तो ये तापांतर के कारण होती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होती है, जिसको हम स्थानांतरण भी कह सकते हैं। तो ये असल में किस चीज का स्थानांतरण हो रहा है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। और ऊष्मा क्या है? ये एक प्रकार की ऊर्जा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी गर्म चम्मच को पानी में डुबा देंगे तो जो चम्मच है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो उसकी ऊष्मा है उसका क्या हो जाता है? जो पानी है उसमें स्थानांतरण जो है हो जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऊष्मा के मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो निश्चित तौर पे आप जानते ही होंगे कि इसकी एसआई इकाई होती है जूल। पर सर जूल क्यों? तो देखिए, जैसा कि हमने अभी समझा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अब जो ऊर्जा है, मुझे बताइए उसकी इकाई क्या होती है? निश्चित तौर पे आपने प्रीवियस सेशंस में भी हमारे देखा होगा, जूल ही होती है। तो इसलिए ऊष्मा की भी इकाई क्या होगी? जूल होगी। लेकिन ऊष्मा की अगर मैं व्यवहारिक इकाई की बात करूं तो हम सब यहां पर कैलोरी के बारे में भी सुनते हैं। पर ये कैलोरी क्या होता है, जिसके बारे में हम किताब में भी पढ़ लेते हैं? एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल। तो देखिए जरा, अगर आप कुछ भी खाते हैं तो मुझे बताइए आप क्या करते हैं? निश्चित तौर पे आप कैलोरीज लेते हैं। और जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये कैलोरीज क्या होती है? ये बर्न हो जाती है, जल जाती है। पर ये तो एक व्यवहारिक बात हो गई, किताबी तौर पे इसका क्या मतलब है? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु, जैसे हम बात करते हैं यहां पर पानी की, ठीक है। अगर आप 1 ग्राम पानी लेंगे और उस पानी को क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे, तो मुझे बताइए उसका तापमान, टेम्परेचर क्या होगा? निश्चित तौर पे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके लिए आप क्या दे रहे हैं? तो यहां पर आप उसके लिए ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो ये हीट जिससे 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ रहा है, ये क्या है? यही कैलोरी होती है। आई गेस आपको ये बात जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा आप अगर बुक्स में देखेंगे तो आपको एक और मात्रक नजर आएगा, जो कि है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब मुझे बताइए,
ब्रिटिश जो रहते हैं वहां पर वजन के लिए क्या इस्तेमाल होता है? तो देखिए वहां पर ग्राम इस्तेमाल नहीं होता है, वहां पर पाउंड जो है ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा टेम्परेचर के लिए भी वहां पर वो डिग्री से ज्यादा फ़ारेनहाइट जो है पसंद करते हैं। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट कुछ भी नहीं है। यहां पर बात ये की जाएगी, अगर 1 पाउंड जो है पानी है उसका तापमान अगर आप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है हो जाएगा। इतनी जानकारी ब्रिटिश थर्मल यूनिट के लिए आपके लिए क्या है, पर्याप्त है। और इसके अलावा आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि ये भी क्या है, ये भी जो ऊष्मा है उसके मापन की ही एक इकाई है। ठीक है। इसके अलावा तापमान, टेम्परेचर। अब मुझे बताइए तापमान टेम्परेचर क्या होता है? तो देखिए आप में से कुछ लोग कहेंगे सर हीट, तापमान, ऊष्मा ये सब एक ही तो बातें हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर हम हीट की बात करते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये एक ऊर्जा है। कोई भी वस्तु जिसमें क्या होती है, गर्माहट या ठंडक होती है, उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, ऊष्मा होती है। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने आग जल रही है और इसके पास अगर आप हाथ रखेंगे तो आपके हाथ भी क्या हो जाएंगे, इसकी ऊर्जा से गर्म हो जाएंगे। पर अगर आप इसका मापन करना चाहते हैं तो मुझे बताइए इसका मापन आप कैसे करेंगे? निश्चित तौर पे आपको उसके लिए थर्मोमीटर चाहिएगा। तो किसी भी वस्तु के ठंडे या गर्म होने का जो मापन होता है वो किससे किया जाता है? तो थर्मोमीटर से किया जाता है। तो तापमान क्या है, ये सिर्फ गर्म या ठंडा बताने का माप है। सर बात समझ नहीं आई। तो देखिए मान लीजिए आपको बुखार हो गया है। अब बुखार की स्थिति में मुझे बताइए क्या किया जाता है? निश्चित तौर पे आपका तापमान जो है मापा जाता है और उसके लिए आपके मुंह में थर्मोमीटर लगाया जाता है, क्योंकि आपका शरीर क्या होता है तब भट्टी की तरह तपरा होता है। जो कितना तपरा है ये जानना जरूरी होता है। ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि तापमान क्या है, ये केवल ऊष्मा की माप है, ये खुद कोई ऊर्जा नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो तापमान है इसको मापने के लिए हमने कई प्रणालियां विकसित की है, जिनमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन जो है प्रमुख है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको जो है एक चीज और समझ में आनी चाहिए, अवस्था परिवर्तन। अब इसको हम डिटेल में तो केमिस्ट्री में समझते हैं, पर थोड़ा बेसिक आपको अभी इसका पता होना चाहिए। जैसे मुझे बताइए, अगर कोई वस्तु जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, मैं यहां पर पानी की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर हम उसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? निश्चित तौर पे वो गलना जो है शुरू हो जाएगी। और यहां पर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसे हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। ठीक है। अब इसी वस्तु का टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, तो निश्चित तौर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें अवस्था परिवर्तन हुआ है और ये सॉलिड से क्या हो गया है? लिक्विड हो गया है। अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इसको फिर से हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? निश्चित तौर पे वेपराइजेशन हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे हो रहा है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या बन गया है? फिर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवस्था परिवर्तन करके लिक्विड से गैस बन गया है। लेकिन अब हम अगर 100 डिग्री से टेम्परेचर कम करने लग जाए तो मुझे बताइए क्या होगा? निश्चित तौर पे वापस से अवस्था परिवर्तन होगा और ये गैस से क्या हो जाएगा? संघनन की प्रक्रिया में लिक्विड बन जाएगा। अब यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? तो ये जो है द्रवणांक हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर को और कम किया जाए, यानी कि 0 डिग्री से भी कम कर दिया जाए, तो मुझे बताइए क्या होगा? निश्चित तौर पे ये जमना शुरू हो जाएगा और यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? हिमांक हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो है हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये बातें तो ठीक है, पर आप हमें ये क्यों समझा रहे हैं? हम तो अभी टेम्परेचर की जो क्या कहते हैं प्रणालियां हैं मापने की वो समझ रहे थे। तो देखिए क्या होता है, ताप को मापने के लिए स्केल्स होती हैं, ताप के पैमाने होते हैं। ये पैमाने बेसिकली आपने सुने होंगे, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट जो है प्रमुख तौर पे होते हैं। पर इनमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान जिस पर क्या होता है, जैसा कि आपने समझा अवस्था परिवर्तन होता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में अवस्था बदलती है।
ये तापमान अगर आप फ़ारेनहाइट में देखोगे तो ये कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यही तापमान जो सेल्सियस में 0 डिग्री है, ये केल्विन में कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है। इसी तरह से क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, उसमें भी आप इस तरह की बातें जो है, मेजरमेंट जो है देख सकते हैं, या परम शून्य ताप जो है वहां पर भी आप ये घटनाक्रम जो है देख सकते हैं। पर आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम इतनी सारी स्केल्स जो ले रहे हैं, आखिर उसमें ये रिलेशन बन कैसे रहा है, 0 डिग्री आखिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर कैसे हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्स में ये कैलकुलेशन पूछ भी ली जाती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि है C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। अब ये फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह का कन्वर्जन जो है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से फ़ारेनहाइट बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे ये तो ठीक है, पर आर क्या है? तो देखिए अगर हम तापक्रम मापने की इकाइयों की बात करें तो वो कई सारी होती है, जैसे सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये तो प्रमुख है जिनका नाम आपने सुन रखा है। इसके अलावा रेमुर और रैंकिन, ये भी क्या होती है, तापक्रम मापने की इकाइयां होती है। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इतनी सारी इकाइयां क्यों, आखिर क्यों हम इतनी इकाइयां लेते हैं? तो देखिए यहां पर अलग अलग कारणों से इकाइयां ली जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं सेल्सियस की, तो मुझे बताइए 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर आपको कितने डिवीजन नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर यहां पर 100 डिवीजन है, मतलब कि ये क्या है, 100 भागों में विभाजित है। उसी तरह से अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो मुझे बताइए यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, उनके बीच में कितने डिवीजन है? तो आप देखेंगे 32 और 212 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिवीजन। अब इसमें मुझे आप एक बात बताइए कि अगर हमें ज्यादा सटीक मापन करना है तो आप कौन सी स्केल जो है इस्तेमाल करेंगे, सेल्सियस की फ़ारेनहाइट? तो निश्चित तौर पे आप जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसका इस्तेमाल जो है ज्यादा सटीक तौर पे मापने के लिए करेंगे। तो ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए कि स्केल्स जो है हम क्यों अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है केल्विन का तो आप जानते ही होंगे कि -273 क्या है, परम शून्य ताप है, मिनिमम टेम्परेचर है। तो यहां पर हम -273 कर रहे हैं, तो तापमान जैसा कि हमने समझा शुरू कहां हो रहा है, -273 पे। तो इसी को हम केल्विन में क्या करते हैं, 0 केल्विन लेकर शुरू करते हैं। तो इससे मिनिमम टेम्परेचर यहां पर केल्विन में क्या बताते हैं, 0 बताते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्केल्स का अपना अपना क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो क्वेश्चन देखिए मेन तौर पे आपसे यहाँ कन्वर्जन में पूछे जा सकते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा या केल्विन में कितना होगा वगैरह। सर पर सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो बता दिया पर सॉल्व करके नहीं बताया। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूंगा। जैसे इंसानी बॉडी जो है, इंसानी शरीर जो है, उसका टेम्परेचर, तापमान कितना होता है? तो निश्चित तौर पे आपने बायोलॉजी के हमारे सेशंस में भी देखा होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसकी वैल्यू आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ सकते हैं, तो वो कितनी है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि अगर हम -40 डिग्री ताप की बात करें तो ये -40 डिग्री ताप किन स्केल्स में समान होगा? सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर बोल रहे हैं -40 डिग्री ताप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला ये आपके सामने है। अब यहां पर C की जगह मैं क्या रख देता हूं, -40। अब इसको सॉल्व करते हैं। -40 से 5 काटा, कितना आ जाएगा, -8। 9 को ऊपर भेजा, -8 × 9 बराबर F-32। 8 × 9 कितना हो गया, -72। -32 इधर आया, +32 बराबर F बराबर कितना आ गया, -40। मतलब कि जितना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में हो रहा है -40 पर, उतना ही टेम्परेचर किस में हो रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो रहा है। मतलब -40 एक ऐसा तापमान है जिसके लिए
दोनों की दोनों स्केल्स जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये क्या बताएंगी, समान तापमान जो है बताएंगी। तो ये तापमान आपको पता होने चाहिए जो अलग अलग स्केल्स में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब इन्हीं को समझाते समझाते आपने ध्यान दिया हो तो कैसे आप एक स्केल का तापमान दूसरे स्केल में रख के देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब -40 जो है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इसके अलावा कुछ और तापमान भी आपको पता होने चाहिए, जैसे 547.25 डिग्री ताप जो कि फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों में समान होता है। इसके अलावा -25.6 डिग्री ताप जो कि दोनों स्केल्स में समान होता है, फ़ारेनहाइट और रेमूर में। और आखिरी -0 डिग्री ताप, ये सेल्सियस और रेमूर दोनों में क्या होता है, समान होता है। तो ये सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कन्वर्जन के अलावा। अब इसके बाद जैसा कि आपने देखा, हम ऊष्मा को समझ चुके हैं, ऊष्मा के मात्रक समझ चुके हैं, तापमान समझ चुके हैं, ताप के पैमाने समझ चुके हैं। अब हमें जल का असामान्य प्रसार जो है वो समझना है, एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। अब देखिए एक बात समझिए, ये जो सेशंस हम यहाँ आपके लिए ला रहे हैं, ये सेशंस जो है पीएससी के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो बुक्स में आप देखेंगे कि एक बड़ा टॉपिक आपको नजर आएगा, ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपांशन। तो वो पूरी तरह से हमारे काम का नहीं है। उसमें से जो हमसे प्रमुख तौर पे पूछा जा सकता है वो है एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, यानी जल का असामान्य प्रसार। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो इसको समझाने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे बताइए, बर्फीले इलाके जो होते हैं उनमें ठंड में क्या होता है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे जो नदियां रहती हैं उनकी तो ऊपरी सतह रहती है, वो क्या हो जाती है, जम जाती है। पर उसके बावजूद वहां नीचे की सतहों में क्या होता है, मछलियां जो है वो जल में तैरती रहती हैं और उनका तापमान भी क्या होता है, कम होता है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए इसके लिए आपको जल का असामान्य प्रसार समझना होगा। तो देखिए किसी भी, अगर हम सामान्यतः द्रव की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप तापमान बढ़ाते हो, यानी 0 डिग्री से आप 100 डिग्री जाते हो, तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। निश्चित तौर पे जब आप ठोस को लिक्विड बनाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और जब किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी, घनत्व क्या होगा, कम होगा। पर अगर हम जल की बात करते हैं तो जल इसका क्या है, अपवाद है, क्योंकि जल में 4 डिग्री से 100 डिग्री पर तो यही प्रक्रिया होती है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है और डेंसिटी क्या होती है, घटती है। लेकिन 0 से हम 4 डिग्री की जब बात करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, भले ही अवस्था जो है वो ठोस से जल में आ गई है, पर उसके बावजूद वॉल्यूम घटता है और डेंसिटी जो है बढ़ती है। तो इसके का तहत आप ये समझ सकते हैं कि जल का जो घनत्व है वो अधिकतम किस पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, पर इसका हमें क्या उपयोग है? तो देखिए इसके उपयोग की अगर मैं बात करूं तो इस डायग्राम को देखिए। इसमें आप देखेंगे कि गर्मी में जो नदियों में ऊपरी सतह रहती है वहां पर तापमान कितना रहता है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और निचली सतह जो है वहां पर क्योंकि ऊष्मा नहीं पहुंच पाती है, वहां तापमान कितना रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अब लेकिन अगर हम ठंड की बात करते हैं तो ये तो आप समझ ही सकते हैं कि ठंड में क्या होगा, जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो गिर जाएगा। और जब टेम्परेचर, तापमान गिर जाएगा तो ऊपरी सतह का तापमान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इस डायग्राम में कि चाहे गर्मी हो या फिर ठंड हो, दोनों ही परिस्थितियों में निचली सतह का तापमान कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब ठंड से, गर्मी से हम ठंड की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, तापमान गिरता है। तो मान लीजिए ऊपरी सतह का तापमान कितना हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बताइए 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ये जो जल है ये क्या होगा, भारी होगा, नहीं होगा? निश्चित तौर पे इसके नीचे वाला जो जल है वो इससे ज्यादा टेम्परेचर का हो या कम टेम्परेचर का हो, दोनों परिस्थितियों में ये भारी होगा। और हमने अपने पिछले सेशन उत्प्लवन और वगैरह में समझा है कि भारी चीजें जिनका घनत्व ज्यादा होता है वो क्या होती हैं, वो नीचे की तरफ जो है जाती हैं, वो डूब जाती हैं। तो निश्चित तौर पे ये पानी क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। अब जो ऊपर की सतह है उनका भी तापमान क्या होगा, इसी प्रकार से गिरेगा।
अब जब ये तापमान गिरता ही चला जाएगा और ऊपर की सतह सिर्फ ये एक सिंगल बच जाएगी, जिसका तापमान भी क्या हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि नीचे की सब सतहों का तापमान तो 4 डिग्री हो चुका है। तब इस ऊपर की सतह का तापमान घटना शुरू होगा और 0 डिग्री हो जाएगा, जिसके पश्चात ये क्या हो जाएगी, सतह जो है ये जम जाएगी और निश्चित तौर पे जो नीचे की सतहें हैं उनमें तापमान जो है 0 डिग्री से ज्यादा रहेगा और उनमें मछलियां क्या होंगी, तैरती रहेगी। मुझे लगता है जल का असामान्य प्रसार भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें ऊष्मा के प्रकार समझना है, जिसमें हम समझेंगे विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। अब इसको समझने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है देना चाहूंगा। मुझे बताइए, अगर हम मुंबई जैसे शहर की बात करें जो कि समुद्र किनारे है, वहां तापमान कैसा रहता होगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा ठंड रहती है ना ज्यादा गर्मी होती है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए कि अगर हम सैंड की या मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में क्या होता है, अगर उसको थोड़ी सी भी ऊष्मा दे दी जाए, हीट दे दी जाए, तो उसका तापमान एकदम से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, जल की, तो जल को अगर आप ढेर सारी हीट दे देते हो, ढेर सारी ऊष्मा दे देते हो, उसके बावजूद उसका तापमान क्या रहता है, कम रहता है। अब ये होता क्यों है, क्या आपने कभी सोचा है? तो देखिए, इसके पीछे की जो वजह है असल में वो क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। सर बात तो समझ में आ रही है पर बहुत किताबी हो रहा है, तो बड़ी आसान एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मुझे बताइए, अगर हम दूध गर्म कर रहे हैं तो पहले क्या गर्म होगा, दूध गर्म होगा कि पतीला गर्म होगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर पतीला जो है वो पहले गर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम गैस को बंद कर दें तो मुझे बताइए कौन पहले ठंडा होगा, दूध पहले ठंडा होगा कि पतीला पहले ठंडा होगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर पतीला पहले ठंडा हो जाएगा और दूध जो है बाद में ठंडा होगा। अब मुझे बताइए इससे आप क्या समझ रहे हैं? निश्चित तौर पे आप ये समझ रहे होंगे कि ऊष्मा जो है उसको स्टोर करने की ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा क्षमता जो है वो किस में होती है, दूध में होती है। ठीक है, अब दूध क्या है, ये एक द्रव है, तो आप ये समझ सकते हैं द्रवों में ऊष्मा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जो स्पेसिफिक हीट है, जो विशिष्ट ऊष्मा है, वो क्या होती है, ठोसों से ज्यादा होती है। सर ये बात तो समझ में आ गई, पर अगर आप बुक्स में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ अलग ही मिलती है। उसको आप कैसे समझेंगे? तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं, Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T से। अब मुझे बताइए, अगर आप 1 किलोग्राम जो है दूध गर्म कर रहे हैं, या 1 लीटर सॉरी दूध जो है आप गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? निश्चित तौर पे थोड़े समय में गर्म हो जाएगा। पर अगर आप 1 की जगह 2 लीटर दूध जो है गर्म करने लग गए, तब क्या होगा? क्या उतने ही समय में गर्म होगा? निश्चित तौर पे नहीं, समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो आपने यहाँ पे क्या सप्लाई करा जिसके कारण वो उतना ही गर्म हो गया? आपने यहाँ पहले के मुकाबले ज्यादा ऊष्मा, ज्यादा हीट जो है सप्लाई करी। इससे आप समझ सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, मास के प्रोपोर्शनल होगी। उसी तरह से मान लीजिए आपको 10 डिग्री दूध जो है गर्म करना है, तो उसमें क्या लगेगी, आप समझ सकते हैं, एक निश्चित ऊष्मा लगेगी। पर 10 की जगह अगर आपको 15 डिग्री गर्म करना है, तब क्या होगा? तब आपको ऊष्मा जो है वो पहले से भी ज्यादा लगेगी। तो असल में यहां पर क्या बढ़ रहा है, यहां पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है, पुराना ताप और नया ताप, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगी, ऊष्मा जो आप दे रहे हो वो बढ़ जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं ऊष्मा प्रोपोर्शनल होगी मास के और डेल्टा टी के। अब यहां पर आप बोलेंगे सर एस क्या है? तो देखिए एस असल में एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जो हम जिसके बाद जो है फॉर्मूला बना लेते हैं Q बराबर एस एम टी। ठीक है, अब लेकिन आप कहेंगे सर ये तो आप बता रहे हैं कि विशिष्ट ऊष्मा है एस। तो देखिए जरा, असल में आप मास की जगह क्या ले लेते हैं, यूनिट मास ले लेते हैं। मान लीजिए 1 ग्राम आपने ले लिया, टेम्परेचर जो है उसकी जगह आपने 1 डिग्री ले लिया, तब क्या होगा, तब जो S और Q है ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि असल में विशिष्ट ऊष्मा क्या है, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यक होती है उसको हम विशिष्ट ऊष्मा जो है कहते हैं।
अब ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये अलग अलग पदार्थों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है, तो ये अभी हमने सैंड और पानी दोनों में अंतर करते वक्त अच्छे से समझा था, ठीक है। इसके अलावा इसको एक और प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको दूं तो मुझे बताइए, आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना पसंद करेंगे या फिर आयरन पैन वगैरह में? निश्चित तौर पे आपका जवाब होगा सर हमारे घरों में तो आयरन पैन इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, सेहत के लिए मिट्टी के बर्तन जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं, मिनरल्स भी मिलेंगे। पर दिक्कत यह है कि मिट्टी के बर्तन जो है उनको गर्म होने में क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। वहीं आयरन पैन जो होता है वो झटाक से गर्म हो जाता है, तो उसके अंदर स्पेसिफिक हीट यानी कि ऊष्मा धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अब आपके सामने जो अगली स्लाइड है इसमें आप देख सकते हैं कई सारी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट है, ऊष्मा है, वो आपको दी गई है। अब ये जो विशिष्ट ऊष्मा है इसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा आपको किसकी दिख रही है, हाइड्रोजन की दिख रही है। और यहां पर आपके सामने जो स्लाइड है उसमें सबसे कम किसकी दिख रही है, तो आपको गोल्ड की दिख रही है। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं कि जो गैसेस होती है उनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो ठोस रहते हैं उनकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी आपने देखा Q बराबर क्या होता है, SMT होता है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन MT हो जाएगा। अब मुझे बताइए Q तो खुद ही ऊष्मा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन वगैरह होगी। तो इस तरह से विशिष्ट ऊष्मा की जो यूनिट है वो भी आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में समझा, गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठोसों के लिए कम होती है। गैसों में भी सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। और द्रव में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, पानी की होती है। ये आप याद कर लीजिए, द्रवों में सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा पानी की होती है। इसीलिए पानी को कई जगह हम कूलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल जो है करते हैं, क्योंकि पानी एकदम से गर्म जो है नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें अगला समझना है गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। अब गुप्त ऊष्मा को समझने के लिए मुझे एक बात बताइए, किसी चीज को अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा, निश्चित तौर पे उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, और अगर लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जरा एक बात समझिए, अब सॉलिड से अगर आप किसी चीज को लिक्विड बना रहे हो तो आप उसमें क्या करते हो, निश्चित तौर पे आप उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते हो। मान लीजिए ये टेम्परेचर जो है ये कितना है, -10 डिग्री है, पानी की बात कर रहा हूं मैं। अब उसको जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉलिड से क्या होगा, लिक्विड में अवस्था परिवर्तन होगा। अब जैसे आपने क्या करा, मान लीजिए एक पतीला ही लिया और उसमें आपने थर्मोमीटर लगा दिया, और अब आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, लगातार बढ़ा रहे हो। अब आप टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हो तो मुझे बताइए थर्मोमीटर की रीडिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? निश्चित तौर पे जैसे जैसे आप हीट बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। पर यहां एक बड़ी मजेदार बात है। मजेदार बात यह है कि 0 डिग्री पर आने के बाद जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, जब सॉलिड से लिक्विड अवस्था परिवर्तन हो रहा होगा उस समय आप देखेंगे कि कुछ निश्चित समय के लिए आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो उस हीट से क्या नहीं होगा, जो टेम्परेचर है, तापमान है थर्मोमीटर में, वो नहीं बढ़ेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों, या ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, इसकी अगर हम वजह की बात करें तो जो ठोस रहते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें आपस में बॉन्ड रहता है जिससे वो जुड़े रहते हैं। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी क्या लगती है, ऊर्जा लगती है। तो ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊष्मा है, यही क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, जो हमें थर्मोमीटर में नहीं दिखाई देती है पर असल में लगाई जाती है। तो इसको आप किताबी भाषा में कह सकते हो, किसी भी पदार्थ को क्या करने के लिए, अवस्था में उसकी परिवर्तन लाने के लिए एक स्थिर तापमान पर जो ऊर्जा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
अब आप कहेंगे कि सर फिर लिक्विड से जब आप गैस में परिवर्तित कर रहे हैं क्या तब भी ऐसा होगा? क्या तब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, थोड़े समय के लिए ऊष्मा दी जाएगी पर तापमान नहीं बढ़ेगा? तो हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ऊष्मा दी जाएगी पर तापमान जो है नहीं बढ़ेगा। अब इसके फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो Q बराबर होता है M इंटू एल। अब आप कहेंगे सर यहाँ M क्या है? तो M जो है द्रव्यमान है, मास है, और L जो है लेटेंट हीट है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मुझे बताइए, अगर एक पतीले में 1 किलो दूध रखा है या 1 लीटर दूध रखा है तो उसकी जो गुप्त ऊष्मा है और 2 लीटर जो दूध रखा है मान लो, तो उसकी जो ऊष्मा है दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? निश्चित तौर पे अंतर होगा। 2 लीटर जब आप दूध की बात कर रहे हो तो उसकी ऊष्मा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं समझता हूं आपको ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई कि गुप्त ऊष्मा क्या होता है। अब गुप्त ऊष्मा का मात्रक जो है वो क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम होता है। याद करने बड़ा आसान है, जैसा कि आपने समझा Q बराबर ml है, तो M क्या हो जाएगा? L निकालने के लिए Q बटा M हो जाएगा। अब Q क्या है? Q जो है जूल में है और M क्या है? ये मास है, किलोग्राम में है। तो इस तरीके से अगर आप फॉर्मूलाज को समझेंगे तो ऐसा ही मात्रक जो है वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब इसके बाद जैसा कि आपने समझा, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए क्या लगती है? गुप्त ऊष्मा लगती है। तो गुप्त ऊष्मा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा, और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि अगर हम बात करें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब ये क्या है? तो बड़ी आसान सी बात है, जब ठोस से आप द्रव में परिवर्तन ला रहे हो तो एक गलन की गुप्त ऊष्मा है जो कि रहती है 80 किलो कैलोरी। ठीक है, अगर आपको डायग्राम याद हो तो अभी हमने देखा था ये वाला हिस्सा, ये क्या है? 80 किलो कैलोरी ऊष्मा है जिससे हम क्या कर रहे हैं? ठोस से परिवर्तन ला रहे हैं द्रव में। ठीक है, इसके बाद उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया है, 1 किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करना। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बड़ी आसान सी बात है, जब आप द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो तो वो क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अगर मैं डायग्राम समझाऊं तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगी? ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या रहती है? 539 किलोग्राम ऊष्मा, किलो कैलोरी ऊष्मा। अब ये 539 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए 100 डिग्री का क्या है? जल है, और इसी के मुकाबले 100 डिग्री की जो है भाप है। मुझे बताइए किससे आपका हाथ ज्यादा जलेगा? क्योंकि दोनों का तापमान 100 डिग्री है। अब आप कहेंगे सर दोनों से बराबर ही जलेगा क्योंकि दोनों का तापमान 100 डिग्री है। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर 100 डिग्री की भाप होगी तो उससे हाथ ज्यादा जल जाएगा। ऐसा क्यों? अभी आपने देखा कि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो बहुत ज्यादा है, तो भले ही टेम्परेचर में शो नहीं हो रहा है पर असल में तो 539 किलो कैलोरी है ना, तो इतनी ज्यादा हीट से क्या होगा? निश्चित तौर पे आपका हाथ जो है ज्यादा जलेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री के जल से 100 डिग्री की भाप जो है ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, इस तरह के सवाल जो है आपको घुमा के दे दिए जाते हैं एग्जाम्स में और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिजिक्स का एक सीधा सीधा फंडा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल भी सही निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो है ऊष्मा का संचरण समझना है, जिसमें हम सब जानते हैं 3 चीजें होती, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, जब आप किसी पतीले को गर्म कर रहे हो तो उसमें ये तीनों चीजें होती हैं। पर मैं समझता हूं आपके दिमाग में फिर भी एक सवाल होगा, ऊष्मा का संचरण होता क्या है? तो देखिए, आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसमें और वातावरण में क्या होता है? तापांतर पैदा होता है। इस तापमान के अंतर से ऊष्मा क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो ये जो संचरण हो रहा है, ये जो स्थानांतरण हो रहा है, यही क्या है? ऊष्मा का संचरण है। अब मुझे बताइए, ऊष्मा का संचरण क्या हर स्थिति में समान होगा? निश्चित तौर पे नहीं। अगर आप ठोस की बात कर रहे हो, द्रव की बात कर रहे हो या गैस की बात कर रहे हो, तो माध्यम के बदलने से संचरण भी क्या होगा? बदलेगा, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में जो
कण रहते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा रहती है उसमें भी क्या आता है, अंतर आता है। सर ये बात समझ नहीं आई। तो निश्चित रहे जब हम अभी समझेंगे ऊष्मा के संचरण की जो प्रकार रहते हैं, चालन, संवहन और विकिरण को, ये बात आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चालन की, कंडक्शन की। तो देखिए आपके सामने एक स्लाइड है। अब मुझे बताइए, अगर किसी कढ़ाई को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो आपका हाथ उससे कब जल सकता है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर अगर उस गर्मा गर्म कढ़ाई को हम अपने हाथ से छू लेंगे तो हाथ जल सकता है। तो यहां पर आपके हाथ में ऊष्मा का संचरण हो रहा है, पर ये कब हो रहा है? तो निश्चित तौर पे जब आप इस कढ़ाई को छू रहे हैं, जब आप इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं चालन क्या होता है। चालन में क्या होता है, एक हिस्सा जो है उसको ऊष्मा दी जाती है। किसी मेटल रॉड की मैं बात कर रहा हूं, उस हिस्से को जब ऊष्मा दी जाती है तो मुझे बताइए जो कण है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या होगा? निश्चित तौर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और कण में क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ेंगे। अब मुझे बताइए ठोसों में कण कैसे रहते हैं? तो ठोसों में कण जो है एकदम पास पास रहते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे में जो ये वाइब्रेशन है ये लगातार क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मतलब एक कण जो है वो अपनी ऊर्जा दूसरे कण को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मुझे बताइए कि जो ठोस रहते हैं उनमें कण जो है वो गति करते हैं क्या? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? निश्चित तौर पे नहीं। ठोस में सिर्फ कण क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, वो अणुओं के वाइब्रेशन से ट्रांसफर होगा। मतलब कि जो अणु है उनका विस्थापन नहीं होगा और परस्पर संपर्क से ही क्या होगा, स्थानांतरण जो है हो पाएगा। मैं समझता हूं ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, मैं आसान भाषा में कहूं तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी चीज को गर्म करा है तो पहले एक हिस्सा क्या होगा, गर्म होगा जहां गर्मी दी जा रही है, और फिर वाइब्रेशन के जरिए धीरे धीरे क्या होगी, ऊष्मा जो है वो पूरे के पूरे रॉड में ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब ऊष्मा का ये जो संचरण है, जो चालन विधि है, मुझे बताइए किस में हो पाएगी? तो देखिए ये मुख्यतः ठोसों में ही होती है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे द्रवों की तो उसमें कुछ और विधि होती है जो हम अभी आगे समझेंगे। अब ठोसों में इस विधि को अगर मैं और किताबी भाषा में कहूं तो ठोसों में भी ये विधि किसमें ज्यादा होती है, धातुओं में ज्यादा होती है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि धातु जो है वो ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब है? तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बात करें तो उसमें आप समझते हैं कि जो धातु होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो ज्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ज्यादा होने के कारण, या हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरे सर्किट में क्या करती है, फ्लो करती है। तो उसी तरह से जो धातु रहते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के होने के कारण उन वो क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिसके कारण चालन विधि जो है ज्यादा अच्छे से उनमें काम करती है। उदाहरण हम समझ ही चुके हैं, किसी धात्विक छड़ को एक सिरे से अगर गर्म किया जाए तो वो पूरी छड़ क्या हो जाएगी, या उसका दूसरा सिरा जो है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और अगर आपने उसको छुआ तो उससे आपका हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मतलब फिजिकल कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो लगता है। अब इसके अगर अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए ऊनी वस्त्रों के बारे में। मुझे बताइए हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? सेशन की स्टार्टिंग भी हमने इससे ही करी थी। तो देखिए ऊनी वस्त्र जो होते हैं असल में उनके जो रेशे होते हैं उनमें क्या हो जाता है, हवा जो है वो रहती है। अब हवा क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण जो वातावरण की ठंडक है वो हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाती है। अब चालन के बाद दूसरा है कन्वेक्शन। अब चालन और कन्वेक्शन दोनों की दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर ध्यान से समझिए मेरी बात को। चालन में जैसा हमने समझा ये ठोसों में होता है और इसमें किसी भी चीज को छूना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है जरूरी है। पर जब हम संवहन की बात करते हैं तो यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, जो कण है उनका स्वयं का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है। सर कण का स्थानांतरण हो जाता है,
तो देखिए जब आप पतीले के नीचे क्या करते हैं, आग लगाते हैं, या मैं आसान भाषा में कहूं तो जब हम गैस जलाते हैं तो पतीले को गर्म करने से क्या होता है, पूरा का पूरा जो पानी है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो समझिए अगर हम बात करें पतीले को गर्म करने की, तो जैसे हम पतीले को गर्म करते हैं तो उसके जो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब जो पानी के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे तो देखिए जरा उनका टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका वॉल्यूम क्या होगा। निश्चित तौर पे टेम्परेचर बढ़ाते से ही उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ाने पर मुझे बताइए डेंसिटी क्या होगी, घनत्व क्या होगा। निश्चित तौर पे डेंसिटी, घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब डेंसिटी अगर घट गई तो किसी चीज का वेट, वजन क्या होगा, निश्चित तौर पे वो भी घट जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी चीज का वजन घट रहा है तो वो क्या हो गई, हल्की हो गई। अब हल्की चीजें कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी कि नीचे रह जाएंगी, निश्चित तौर पे हल्की चीजें ऊपर जाएंगी। तो ताप अधिक होने पर या घनत्व कम हो जाने पर जो अधिक ताप वाले कण हैं वो कहाँ जाने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ जो है जाने लग जाते हैं। और कम ताप वाले जो अधिक घनत्व वाले कण हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ जो है आने लग जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो द्रव रहते हैं या गैसेस रहती है उनमें एक चक्रीय प्रक्रिया जो है चलने लग जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ये जो पूरा पदार्थ है इसका तापमान क्या हो जाता है, समान नहीं हो जाता है। आप कहेंगे सर बात सुनने में तो अच्छी लग रही है पर हजम नहीं हो रही है। तो इसको मैं ऐसे आपको समझाता हूं, अगर एक बाल्टी में आप क्या कर दें, एक रॉड डाल दें, तो मुझे बताइए उसमें ऊपर का पानी गर्म होगा कि नीचे का, कि पूरा। निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर ऊपर का पानी तो गर्म हो जाता है, नीचे का नहीं होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहां पर संवहन की प्रक्रिया ही क्या कर रही है, दिक्कत पैदा कर रही है। क्योंकि जो गर्म कण है वो क्या है, हल्के हैं, तो ऊपर के गर्म कण तो क्या हो गए, हल्के कण तो क्या हो गए और गर्म हो गए। लेकिन नीचे के कण क्या है, ठंडे हैं और भारी हैं, तो वो बेचारे नीचे रह गए। पर जब हम नीचे से आग देते हैं तब ये संवहन की प्रक्रिया फायदे में काम करती है और पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मुझे लगता है ये बात आपको अब अच्छे समझ में आ गई कि बर्तन में पानी जो है उसे गर्म करते हैं तो ये क्या है, संवहन है। पर संवहन जो है, अभी भी मैं समझता हूं आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहां पे भी तो डायरेक्ट कांटेक्ट है, यहां पर भी जो पानी है वो तो पतीले से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये तो चालन ही हो गया ना। तो देखिए ऐसा नहीं है, हमारा जो वायुमंडल है वो भी इसी प्रक्रिया से गर्म होता है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जो सूरज है उसकी उष्मा धरती पर पड़ती है, जिससे धरती के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो क्या कहते हैं वायु है वो क्या हो जाती, गर्म हो जाती है। अब लेकिन समझिए जो ऊपर वाली वायु है उनका तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है हमारी पृथ्वी से, पर वो भी क्या होती है, गर्म होती है। तो ऊपर की जो परतें हैं, लेयर्स है, वहां पर कैसे गर्मी ट्रांसफर हो रही है, तो समझिए जैसे ही ये हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो गर्म हवा का जैसा आपने अभी समझा घनत्व कम होता है, तो ये क्या होती है, उठने लग जाती है। और जो ये ना उठे तो जो ऊपर की ठंडी हवाएं हैं जिनका घनत्व ज्यादा है वो क्या करती हैं, वो जो है धक्का लगाने लग जाती हैं और इनको ऊपर उठाने लग जाती है। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल की जो लेयर्स हैं, जो परतें हैं, वो भी क्या करती हैं, इसी प्रक्रिया से गर्म होना शुरू करती हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट का कोई नामो निशान नहीं है। तो इस तरह से जब हम पानी गर्म कर रहे हैं तो वहां पर भी यही हो रहा है, जो कि संवहन है, चालन से अलग है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं समझता हूं आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों समझ आ गए। कंडक्शन जिसमें मान लीजिए आपने एक लोहे की रॉड लगा दी और उसके गर्म होने पर, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके हाथ के आने पर आपका हाथ जल जाएगा। कन्वेक्शन, जो अधिक तापमान वाले कण हैं वो क्या होंगे, बकायदा अपने घनत्व के कम होने के कारण ऊपर की तरफ उठेंगे, जिससे आपका हाथ जब आप वहां लाओगे तो आपका हाथ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। पर एक तीसरी चीज भी होती है, मुझे बताइए अगर आग जल रही है और उसके बगल में आपने हाथ रख दिया तो क्या आपको गर्मी नहीं लगेगी? निश्चित तौर पे लगेगी। तो क्या इसका कारण कन्वेक्शन है, संवहन है? तो देखिए ऐसा नहीं है, इसका कारण है रेडिएशन यानी कि विकिरण। सर रेडिएशन, विकिरण क्या होता है?
तो देखिए रेडिएशन विकिरण की अगर मैं बात करूं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सूरज है, मुझे बताइए सूरज का तापमान क्या है? निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा है। सतह के भी तापमान की बात करूं तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसकी जो गर्मी है क्या वो पृथ्वी तक आती है? निश्चित तौर पर वो पृथ्वी तक आ जाती है। अब संवहन में जैसा हमने समझा, उसे भले ही डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत नहीं है पर उसे माध्यम की आवश्यकता है। अगर हम एक पतीले की बात करें तो उसमें जल क्या है? एक माध्यम है। और अगर हम अपने वायुमंडल की बात करें तो उसमें जो गैसेस हैं वो क्या है? एक माध्यम है। भाई साउंड भी माध्यम में ही ट्रेवल कर सकता है, तो वो ठोस, लिक्विड या गैस में ट्रेवल कर लेगा, लेकिन जो वैक्यूम है उसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो अब एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए कि अंतरिक्ष में जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? वैक्यूम है, निर्वात है, आखिर वहां से जो ऊष्मा है वो कैसे पृथ्वी तक आ रही है? तो इसके पीछे की वजह यह है कि वेव के फॉर्म में काम होता है। सर वेव के फॉर्म में तो देखिए जैसा आपने समझा, चालन डायरेक्ट कांटेक्ट पे चलता है, कन्वेक्शन जो है वो डेंसिटी डिफरेंस, घनत्व में अंतर पे चलता है। उसी तरह से जो लाइट है, प्रकाश है या फिर ऊष्मा है, वो क्या होती है? रेडिएशन के फॉर्म में या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वेव्स के रूप में, बिना माध्यम के निर्वात में, वैक्यूम में क्या हो सकती है? चल सकती है, जिसको हम रेडिएशन विकिरण जो है कहते हैं। उदाहरण जैसा कि आपने समझा, सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश किससे आता है? ऊष्मीय विकिरण के रूप में ही आता है। ठीक है, अन्य उदाहरण भी आपको कुछ पता होने चाहिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे हम गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं, तो उसका सीधा सीधा कारण है कि सफेद कपड़ों पर क्या होती है? जो रेडिएशंस होते हैं वो टकरा के चले जाते हैं। या फिर खाने के जो बर्तन है उसको हम क्या करते हैं? नीचे से काला बनाते हैं, जो कि ब्लैक क्या करता है? वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे जो है खाना जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। या फिर चाय जो है उसकी जो तली है या उसकी बाहरी सतह है उसको हम कैसा बनाते हैं? चमकदार बनाते हैं, क्योंकि चमकदार सतहों में क्या होता है? जो बाहर की हीट है उसका अवशोषण नहीं होता है और जो अंदर की हीट है उसका उत्सर्जन भी चमकदार सतहों से रुक जाता है। ठीक है, तो ये सब रेडिएशन की ही बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा जैसा हमने समझा, रेगिस्तान जो है वो दिन में बहुत गर्म और रात्रि में ठंडा रहता है, क्योंकि जो सैंड है वो क्या करती है? चीजों को, गर्मी को अच्छे से अवशोषित कर लेती है दिन में, और जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही उत्सर्जन भी अच्छा करते हैं। तो ये रात्रि में क्या करती है? जो ऊष्मा है उसे छोड़ भी देती है। इसके अलावा जब ठंड बहुत ज्यादा होती है तो जंतु स्वयं को लपेट लेते हैं, ताकि शरीर से जो ऊष्मा निकल रही है, रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसको वो क्या कर पाए? रोक पाए। और हम अगर बात करें ज्योग्राफी में भी आप ये समझेंगे कि स्वच्छ आकाश वाली जो रातें रहती हैं उनमें क्या होता है? ज्यादा अगर हम बात करें तो स्वच्छ आकाश वाली रात, जब बादल जो है नहीं है, तो उसमें क्या होगी? ठंडक रहेगी। सर इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अगर हम बात करें स्वच्छ आकाश वाली रात की, जब बादल नहीं है, तो दिन में क्या होता है? दिन में जो सूरज है उसकी गर्मी क्या होती है? पृथ्वी पर आती है। अब अगर बादल नहीं है तो क्या होगा? ये गर्मी रात में निकल जाएगी और बकायदा रात क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। लेकिन बादल होंगे तो वो क्या करेंगे? इस ऊष्मा को रोक लेंगे। तो इस तरह से जो रेडिएशन है वो अलग अलग जगह जो है अलग अलग भूमिका निभाता है। इसके अलावा पहाड़ों में हम बात करें तो गर्मी में भी क्या होती है? ठंडक रहती है, क्योंकि जो पहाड़ हैं उनमें अगर हम कलर से ही मैं अगर आपको बेसिक समझाऊं तो व्हाइट कलर क्या होता है? जैसा आपने समझा, रिफ्लेक्टर होता है। तो पहाड़ के जो क्षेत्र रहते हैं वो ऊष्मा को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अब ये सब जो उदाहरण हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनको आप ज्यादा डिटेल में तो ज्योग्राफी में समझेंगे, पर बेसिक लेवल पे मैंने आपको इनका एक आइडिया जो है दे दिया है। अब दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा सेशन जो है पसंद आया हो तो कल्याणी आईएएस एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।